हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग सफलता पर। आज मैं आपके लिए हिंदी की वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर टेट या सीटेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी, सीडीपी, एबीएस हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अपने सुझाव भी मुझे दीजिएगा। अगर आपके मन में सीटेट या टेट संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, अवहट शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो फ्रेंड्स, अवहट जो भाषा है ये सबसे पहले विद्यापति ने कीर्तिलता में प्रयोग किया है। अवहट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विद्यापति ने। विद्यापति ने अपनी रचना इनकी रचना थी कीर्तिलता। इसमें अवहट भाषा का प्रयोग किया है। विद्यापति ने कीर्तिलता रचना में अवहट भाषा का प्रयोग किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सरहप्पा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहप्पा को प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को प्रथम कवि हिंदी का माना है। आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या होता है? तो इसका मुख्य छंद दोहा होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है परमाल रासु। आल्हा खंड की जो बहुत प्रसिद्ध रचना है एक जगनिक। इनकी बहुत फेमस रचना है जगनिक। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आल्हा कब गाया जाता है? तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड में आल्हा प्रसिद्ध है, बुंदेलखंड। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब पौम चरू किसकी रचना है? तो पौम चरू स्वयंभू जी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? स्वयंभू जी को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदी का वह काल जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पे कल नहीं होगा फ्रेंड्स, काल होगा। हिंदी का वह काल जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग सबसे पहले मानने वाले कवि कौन है? तो आचार्य। स्वर्ण युग सबसे पहले मानने वाले जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी में भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज ग्रेसन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, अलवार वयस्कों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 12। अलवार और एक थे नैनयार, इनकी संख्या कितनी थी? 63। अलवार कौन थे? ये विष्णु के प्रति अपने गीत और भजनों के लिए जाने जाते हैं। नैनार ये भी दक्षिण भारत के ही संत थे। ये शिव के प्रति भक्ति थी इनकी, ये भी अपने भजनों और गीत के लिए जाने जाते हैं। तो नैनार और अलवार दोनों दक्षिण भारत के संत हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उपभाषाओं पर। तो हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी। आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से ली गई है? तो किस अपभ्रंश से ली गई है? सौरसैनी। किस अपभ्रंश से? सौरसैनी अपभ्रंश से ली गई है। इसमें कुल कितनी बोलियां हैं? खड़ी बोली जिसे कौरवी बोली कहा जाता है, फिर है बांगरू जिसे हरियाणवी बोली कहा जाता है, तीसरी है ब्रजभाषा, चौथी है कन्नौजी, पांचवी है बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हो गई। पश्चिमी हिंदी में टोटल
5 बोलियां हैं। खड़ी बोली जिसे कौरवी बोली कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बांगरू, हरियाणवी, राजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कौन सी उपभाषा है। दूसरी जो है राजस्थानी हिंदी। इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? इसमें भी सौर सैनी का प्रयोग किया गया है, सौर सैनी अपभ्रंश का। इसमें मारवाड़ी आती है, जयपुरी या डोंगरी जिसे ढूंढारी कहते हैं। इसमें फिर मेवाती है, फिर मालवी है। इसमें कुल 4 बोलियां आती हैं। राजस्थानी में सौर सैनी अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। पूर्वी हिंदी में कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। फिर है बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश में आती है? तो बिहारी हिंदी मागधी या मगधी अपभ्रंश में आती है। अपभ्रंश में आती है। इसमें मैथिली, मगधी, भोजपुरी। इसमें टोटल 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगधी, भोजपुरी। चलिए 5वें पे चलते हैं। फिर है पहाड़ी हिंदी। इसमें खस अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है, अपभ्रंश। और इसमें गढ़वाली आती है, कुमाऊनी आती है, नेपाली आती है। ये सब पहाड़ी हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक घूट जयशंकर प्रसाद जी का एकांकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक घूट किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का एकांकी है। फिर है पहली आधुनिक ढंग से एकांकी कौन सी है? बादल की मृत्यु। ये किसकी है? राम कुमार वर्मा जी का। करुण रस का रसराज किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा भवभूति। करुण रस का रसराज किसे कहा जाता है? भवभूति जी को। अब करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो शोक। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो आचार्य केशव रीति सिद्धि जी का। केशव जी की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है रामचंद्रिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रामचंद्रिका किसकी है? केशव जी की है। कवि प्रिया, इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रचनाएं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली रचना कौन सी है? तो प्रणभंग। कौन सी रचना है? प्रणभंग। नीला देवी की रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है तुलसी खंड काव्य की रचना किसने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी एक बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं कि इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।